चलो नाउ वीडियो इज स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें बेटा। तो देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे देखो पहले तो हम क्या बताए तुमको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहली बात हमने तुमको बताई है कि यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल्स क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है बेटा, तो पहले हमने बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में गोल्स ये था, उद्देश्य ये था कि 3 बिलियन बेस पेयर होता है हैप्लॉइड के डीएनए में और उसका सीक्वेंसिंग हमारे वैज्ञानिक लोग जानना चाहते थे। हमारे साइंटिस्ट क्या करना चाहते थे कि कहाँ पे कौन सा बेस पेयर है, ये साइंटिस्ट जानना चाहते थे, तो इसके लिए बनाया गया। दूसरी बात, मानव के शरीर में 20 से 25 हजार जीन होते हैं। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि 20 से 25 हजार जीन्स होते हैं। कितना ह्यूमन डीएनए में कितना जीन होते हैं बेटा? 20 से 25 हजार। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो वो सारे जीन्स के बारे में को आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि मैंने कौन सा जीन कहाँ पे बैठा हुआ है, किस जीन का कौन सा फंक्शन है। सो साइंटिस्ट जो थे, बायोलॉजिस्ट जो थे, है ना, ये जानना चाहते थे कौन सा जीन बेटा कहाँ पे बैठा हुआ है और उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या केमिकल स्ट्रक्चर है। मतलब एवरीथिंग ट्राई आवर साइंटिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट ऑल द जीन्स, ऑल जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन के जो डीएनए था, है ना, ह्यूमन का जो डीएनए था कितने सेट में? टोटल डीएनए, मतलब जीनोम में जितना भी डीएनए होता है। अब जीनोम में जितना भी डीएनए होता है इसका मतलब बेटा एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम में जितना भी डीएनए होता है, यानी हैप्लॉइड जो सेट होता है उसमें जितना भी डीएनए होता है उसके बारे में हमारे साइंटिस्ट जानना चाहते थे, है कि नहीं? अगर साइंटिस्ट ट्राई टू नो, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो लोगों ने देखो बेटा आपके बॉडी में कितना क्रोमोजोम है? 46 क्रोमोजोम है ना, 46 क्रोमोजोम है। अगर मैं कहता हूं कि 23 क्रोमोजोम के बारे में अगर आप जान लोगे तो 23 के बारे में आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा, है ना बेटा। क्रोमोजोम है ना, ऐसे ऐसे क्रोमोजोम है, लंबे लंबे ऐसे ऐसे क्रोमोजोम होता है। तो हर क्रोमोजोम का एक एक पेयर होता है ना। तो एक पेयर के बारे में जान लो, एक पेयर में से एक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता हो जाए। दूसरा में सेम जीन, जैसे मान लो यहाँ पे जो जीन बैठा हुआ है उसके ठीक सामने वाला लोकस पे वही जीन बैठा होगा। बस खाली इतना हो सकता है कि वो यहाँ तो डोमिनेंट हो सकता है, यहाँ रिसेसिव हो सकता है, या फिर दोनों भी डोमिनेंट हो, यानी होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। तो उससे मतलब नहीं होता है बेटा। जीन के बारे में हम जानते हैं, है ना। हम कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। हम कैरेक्टर मतलब छोटा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है कि रिसेसिव कैरेक्टर है, उससे हमें लेना नहीं होता है। हमें जीन की इंफॉर्मेशन लेनी थी। ठीक है, तो जितने भी जीन्स है, जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे जीन्स है, मान लो यहाँ पे जीन है, ठीक है, फिर मैं दूसरे कलर से कर दिया बेटा, ये जो जीन है ना, फिर इसके बाद फिर ये जो जीन है, ये सामने सामने जो लोकस पे, जो होमोलोगस पेयर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे 23 क्रोमोजोम होंगे ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए में, और जितने भी जीन बैठे होंगे तो 23 क्रोमोजोम में हमारे साइंटिस्ट का मानना था कि कितना जीन होता है बेटा? 20 से 25 हजार जीन पाए जाते हैं। तो सबके बारे में जानना चाहते थे, तो है ना, राइट, सबके बारे में जानना चाहते थे। अब क्या हो गया? तो वो जानना चाहते थे बेटा। अब उसके बाद फिर तो ये तो एक पॉइंट ये हो गया कि जानना चाहते थे तो जानने भी, है ना, जानना चाहते थे तो जान भी गए ना। अब देखो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। जो इंफॉर्मेशन था उसको डेटाबेस के रूप में, डेटाबेस के रूप मतलब क्या होता है बेटा? डेटा का मतलब क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन था उसको एक बार जमा कर करके और वो रखना चाहते थे। मतलब वो इंफॉर्मेशन बाद में फ्यूचर में काम आएगा ना भाई। अगर हम आदमी के डीएनए के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो क्या आएगा काम? जब उनके पूरे जीन के बारे में जानते रहेंगे तो उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगा तो हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में बेटा देखो मकसद क्या है? मकसद ये है कि डीएनए है। अब वो डीएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, है ना बेटा, प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए के अंदर में जितने भी जीन होते हैं वो सब अपना अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। अब किसी भी मान लो कोई आदमी है, तो किसी आदमी का कोई, जिसे मान लो ये डीएनए है बेटा, अब इसमें ऐसे ऐसे जीन बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे जीन बैठा हुआ है।
तो ये जीन जो है मतलब 1 2 3 4 एक एक क्रोमोजोम पे हजारों जीन बैठे थे, है ना। तभी तो 25,000 तक जीन बताया। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीन थे बेटा, बहुत सारे ऐसे जीन थे जिनका कि ह्यूमन बॉडी में कोई फंक्शन नहीं था। 98% जीन का कोई फंक्शन नहीं होता है ना। तो सब बताएंगे अभी हम, रुको ना। तो यहां पे सारे जीन का कि कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन को बना रहा है। तो ऐसा करने से क्या फायदा होता है? ऐसा करने से फायदा ये होता है कि मान लो फ्यूचर में कभी भी कोई जीन खराब हो गया बेटा, मान लो किसी को, मान लो 3rd नंबर वाला जीन खराब हो गया और 3rd नंबर वाला जीन कोई इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में प्रोटीन बना रहा था, तो लोगों को पता रहेगा कि 3rd नंबर वाला जीन खराब हो गया है, तो इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता रहेगा, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो लोग बाद में क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि उस जीन को हटा देते हैं और उसके जगह पे कोई फंक्शनल जीन लगा देते हैं बेटा। या फिर इसके वजह से कौन सा 3rd नंबर जीन कौन सा प्रोटीन बना रहा था, जैसे हेपेरिन बना रहा था, हीमोग्लोबिन बना रहा था कि इंसुलिन बना रहा था, तो वो जीन खराब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे के अंदर में, उस आदमी के अंदर में वो वाला प्रोटीन नहीं बन रहा होगा, जो 3rd जीन से रिलेटेड प्रोटीन होगा वो नहीं बन रहा होगा। तो वो आदमी क्या करेंगे, वो हमारे साइंटिस्ट क्या करेंगे, बाहर से आर्टिफिशियल फॉर्म में बना करके इंजेक्शन के रूप में देंगे, है ना। तो आदमी को कोई बीमारी हो जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, तो वो सही किया जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि उद्देश्य क्या था आदमी का, साइंटिस्ट का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, किस एम्बिशन पे काम कर रहे थे। वो सारे जीन का फंक्शन जानना चाहते थे और उसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है इसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, इसके जानने के लिए उनको सीक्वेंस जानना जरूरी था। तो आपको पता है कि डीएनए का सीक्वेंसिंग करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया गया था, मैं कल ही आपको बताया था। कौन सा मेथड अप्लाई किया गया था, सेंगर मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं बेटा, सेंगर मेथड, ठीक है ना, सेंगर मेथड अप्लाई करते हैं, राइट। ठीक, तो देखो पहला तो समझ में आ गया कि पहला उद्देश्य इनका यह था कि 20 से 25,000 जीन के बारे में जानना चाहते थे। 3 बिलियन जो बेस पेयर होते हैं ह्यूमन के डीएनए में, उसकी सीक्वेंसिंग करना चाहते थे, है ना। और था कि बेटा स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करना चाहते थे। डेटाबेस के फॉर्म में क्या होता है बेटा, मतलब वो कंप्यूटर में जमा करके रखना चाहते थे इंफॉर्मेशन को, सारे जीन की। जैसे गूगल होता है ना, गूगल में गूगल इंजन होता है, तो गूगल में आप सर्च करोगे ना कोई भी, जैसे मान लो डिस्ट्रोफिन जीन होता है, तो डिस्ट्रोफिन जीन का फंक्शन क्या है, तो बेटा गूगल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक पैरेलल ब्रांच बनाया गया है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना था, तो उसी में एक बायोलॉजी का नया ब्रांच बना था, मैं कल आपको बताया भी था। उस ब्रांच का नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हाँ, तो पूछेगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, तो कहिएगा बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग कंप्यूटर की सहायता से बायोलॉजिकल डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना। जैसे डीएनए का है, तो डीएनए का इंफॉर्मेशन जो है बेटा हमको लेना है, तो हम कंप्यूटर की सहायता लेंगे। तो इन्फॉर्मेटिक्स क्या आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इंफॉर्मेटिक्स मतलब समथिंग रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, मतलब टेक्नोलॉजी, है ना। इंफॉर्मेटिक्स मतलब टिक्स लगा हुआ, देखो ध्यान दे, लास्ट में देखो टिक्स, यानी टिक्स लगा हुआ, तो समझो कि ये टेक्नोलॉजी है। तो ये कंप्यूटर में डेटा को, जैसे कि जो इंफॉर्मेशन एक बार पता चल जाता है, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में वो रख करके और जमा रखते। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करना चाहते थे, तो मैं कल ही आपको बताया था बेटा कि ह्यूमन के जीनोम में जितने भी जीन होते हैं, है ना, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या बोल रहा हूं, ह्यूमन के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना, ऑल इंफॉर्मेशन जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन को पेज में लिख करके रखना पॉसिबल नहीं था, पन्नों में लिख करके नहीं रखना पॉसिबल था। कहा क्यों नहीं पॉसिबल था, क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं था कि अगर इसको पेज में लिखते हैं तो 33 लाख 33 1 2 3 4 5, है ना, 33 लाख हो गया ना, इतने लाख पन्नों में जाता बेटा। मतलब कि 3300 बुक्स बन जाते हैं और हर बुक्स में 1000 पेज होते, ये आपको मैं बताया था। तो इतना पेज में लिखना, और मान लो कि कोई एक किताब को बेटा चूहा खा गया, तो मान लो इतना एक आप 3300 बुक्स बनाया, 3300 आपने किताब बनाया,
एक बुक्स में कितना पेज है बेटा? एक बुक्स में पेज की संख्या कितनी है? 1000 है आपके। हाँ, आपके एनसीईआरटी का किताब में एक बुक्स में कितना है? 273-74 पेज है ना? और वो कितना मोटा हो गया है? वो कितना मोटा हो गया? तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत मोटा मोटा बुक्स बन जाएगा बेटा। और इसको लाइब्रेरी में अगर हम रखेंगे तो लाइब्रेरी में बेटा, मान लो लाइब्रेरी में भाई किताब वगैरह तो खराब होता है ना, पेज तो खराब होते हैं ना बेटा, वो तो मैन्युफैक्चर्ड किए रहते हैं। तो मान लो कोई बुक्स को चूहा खा गया तो सालों साल का मेहनत बेकार चला जाएगा बेटा। एक एक क्रोमोजोम को सीक्वेंस करने में 2-2 साल 3-3 साल का टाइम लगा है लोगों को। पूरा हम आपको बता रहे थे, पहले ही हमने बताया था कि 13 साल का प्रोजेक्ट था ये। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना ईयर लगा था? 13 ईयर। ये 13 साल का प्रोजेक्ट था। ये छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट थोड़ी था बेटा, है ना? इसलिए इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट। और इसका मैंने एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी बताया था। एंड कब हुआ? क्या बेटा बोला? ये जो प्रोजेक्ट है ना, हाँ। एंड कब हुआ? इंड मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ? हाँ बताए नहीं थे? ये प्रोजेक्ट जो है, हाँ 2006, हाँ रुको ना, 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। स्टार्ट कब हुआ था बेटा? 1990 में। 1990 में, हाँ। लेकिन एक क्रोमोजोम बेटा बच गया था। एक क्रोमोजोम का सीक्वेंसिंग करना बच गया था। 2003 में तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया भाई। प्रोजेक्ट का 13 साल का डेटा था, तो 13 साल तक के काम खत्म हो गया। लेकिन बाद में देखा गया कि लोगों ने देखा कि अभी एक क्रोमोजोम का तो सीक्वेंसिंग हुआ ही नहीं। तो कौन सा क्रोमोजोम का सीक्वेंसिंग बचा हुआ था? फर्स्ट क्रोमोजोम का। फर्स्ट क्रोमोजोम बेटा। जैसे पढ़ा रहा हूं ना, एकदम एज इट इज रिकॉर्ड हो रहा है। एज इट इज रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, है ना? और मैं जैसे पेन से लिखता हूं तो हो सकता है कि मैं बोलता हूं पहले और सुनाई बाद में देता होगा, लेकिन अब अगर आप वीडियो देखोगे तो एकदम ठीक है। ये चलो हो गया।